Hello, hello. A very good evening to all of you. Good evening, Ji. Good evening. Am I clearly audible and visible? बता दो फटाफट से. रेडी हो रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करने के लिए. टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे अंदर एनर्जी नहीं है लेकिन तो रो रो के पढ़ाऊंगी. रो रो के पढ़ाएगी आज तुम्हारी टीचर, क्योंकि हूं तो टीचर ही है ना, तुम्हें सिखाने के लिए कि नेवर गिव अप नेवर व्हाट. मम्मी देगी बढ़िया कॉफी. या आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आई एम जस्ट वेरी टायर्ड, है ना. चलिए, छोटी क्लास ले लो आज. हाँ, 1 घंटे की तो लूंगी ही, है ना. 1 घंटे की लूंगी ही, लेकिन फिर बात ये है ना कि मोमेंटम का जादू ये होता है. इनर्शिया, एवरीथिंग इज इनर्शिया. अभी तक मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया है, सो इट सीम सो डिफिकल्ट. बट ऐसा हो सकता है कि एक बार जब मैं पढ़ाना शुरू करूं, एक बार 1 घंटा हो जाए तो फिर उसके 1.5 घंटे भी हो जाए, है ना. फिर 2 घंटे भी हो जाए, क्योंकि एक बार जब चलने लग गया तो मोमेंटम की सबसे अच्छी बात ये है कि इजी होता है चलते रहना रादर देन रुकना. हाँ, वही दिशा कि मैं 1 घंटे बोल के ऐसा हो सकता है 2 घंटे की क्लास लूं. रेडी सारे बच्चे? हाँ जी, एवरीवन इज रेडी टू कंटिन्यू विद रे ऑप्टिक्स. तो कल मैंने तुम लोगों को एक इक्वेशन से रूबरू करवाया था, उस इक्वेशन से बात करनी सिखाई थी, है ना. तो जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं उस इक्वेशन के ऊपर, वो मैंने तुम लोगों को बता दिए थे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने तुम लोगों को करवा दिया था. अब ना इसके ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑल्दो ऐसे पीवाईक्यूज नहीं है, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली बात है पीवाईक्यूज को हम लोग एक बेसलाइन नहीं मानते कि सॉरी बेसलाइन नहीं, एक टॉप लाइन नहीं मानते कि बस यहीं तक के लेवल के हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अब मैं तुम लोगों को मैग्निफिकेशन वगैरह के बारे में बताती हूँ, और फिर बाद में उसके ऊपर फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, है ना. और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैग्निफिकेशन का भी कंसेप्ट आ रहा होगा, मिरर इक्वेशन भी आ रही होगी, ताकि अगर नीट के एग्जाम में, है ना, या फिर किसी टेस्ट में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. और फिर बाद में रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करेंगे, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे, है ना. तो अगर 2 घंटे की क्लास होती है तो ये सारी चीजें हम लोग हमारी आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. एक बार जब ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, आधा चैप्टर निपट जाएगा. रेडी? देखेंगे, छोटी क्लास रहेगी बड़ी क्लास रहेगी, वक्त ही बताएगा. मूडी इंसान हूं, देखो अगर एनर्जी रही तो क्लास ले लूंगी, बिकॉज व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू देन नॉट टेक द क्लास, है ना. नहीं रहेगी तो एंड कर दूंगी. तो देखो हमारी बच्चों, ये क्लास कंडक्ट होती हुई 18 नवंबर को, ठीक है. तो मिरर इक्वेशन के बारे में अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिकैप दूं, ठीक है, तो ये है मिरर इक्वेशन. कि अगर मान लो अगर कभी भी मेरे पास एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है, और अगर मैं उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो जो मिरर है एक इमेज बनाएगा. तो मिरर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग रिलेट कर पाते हैं फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को, जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट की क्लास में बात भी की थी. उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और नेक्स्ट के आई बिलीव 30 मिनट्स इसी के अंदर और जाने वाले हैं. तो ये तो हो गया मिरर इक्वेशन, जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को लिंक कर रहा है. प्लीज टॉपिक से अनरिलेटेड बात मत करना, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे अंदर बहुत कम एनर्जी है, बहुत जल्दी भड़क जाऊंगी मैं, ब्लॉक हो जाओगे. ठीक है, टॉपिक से अनरिलेटेड बात नहीं बिल्कुल. कल जैसे तुम लोगों को 2 घंटे का पता नहीं लगा ना, जितनी भी देर की क्लास होगी आज का भी नहीं पता लगने वाला. तो एक तो वो इक्वेशन हो गई. फिर दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर जो मिरर के लिए डिफाइन करते हैं ना, वो है मैग्निफिकेशन. कि देखो हम लोगों ने ना मिरर्स के सिनारियो में देखा है कि अगर मैं मिरर्स की बात करूँ ना, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो इमेज है वो सेम साइज की बन रही है. ऐसा भी हो सकता है कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बन रही है. ऐसा भी हो सकता है कि जो इमेज है वो एनलार्ज्ड बन रही है. तो एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर जो डिफाइन करते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन चाहे मिरर के सिनारियो में ले लूं या लेंस के सिनारियो में ले लूं, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिखूं, तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास आता है -v/u. तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. जैसे कि मान लो मेरा एक रियल ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अब तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होने वाला है ना। तो मान लो बच्चों, अगर रियल ऑब्जेक्ट की, ऑब्वियस सी बात है, एक रियल इमेज भी बन सकती है, गौर फरमाइएगा। रियल ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज भी बन सकती है, रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। तो अगर मान लो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज के लिए v नेगेटिव होता है, वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है। मैंने तुम्हें कल की क्लास में भी बताया था कि ये भैया, ये मेरे पास मिरर है, अगर मिरर के सामने यहाँ पर इमेज बन रही है, रियल इमेज है, तो तुम देखो ना, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। और अगर मान लो इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो पीछे कौन सी रेज है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पीछे अगर इमेज बन रही है तो वो हमारी वर्चुअल इमेज है, जिसके लिए जो इमेज डिस्टेंस है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं अभी जो डिस्कशन कर रही हूँ उसका इंटेंट ये है कि तुम लोग मैग्निफिकेशन के नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस और मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव होने का सिग्निफिकेंस समझो। कि मान लो अगर रियल ऑब्जेक्ट ने रियल इमेज बना दी तो एक बार जरा सा देख ले मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो देखो मैग्निफिकेशन हो गया मेरे पास -v/u। अब तुम यहाँ पर देख लो, जो यहाँ पर v है वो नेगेटिव है, जो यहाँ पर u है वो नेगेटिव है। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। याद थोड़ी रखना है तुम लोगों को, ये कंक्लूजन्स हैं, और बिकॉज ये डिटेल नोट्स है तो हर तरीके के कंक्लूजन अपन नोट्स के अंदर लिख ही देते हैं। दैट इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ मेकिंग डिटेल नोट्स। और मान लो आपकी बार एक रियल ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो अब अगर मान लो मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ये बच्चा जी मेरे पास आ गया -v/u। तो देख लो ऑब्जेक्ट मेरे पास रियल है तो ये आ गया नेगेटिव, इमेज मेरे पास वर्चुअल है ये आ गया पॉजिटिव। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिव मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। हाँ जी, याद रखना ये याद रखना, क्योंकि देखो कंसेप्चुअली इट इज वेरी इजी कि भैया अगर मान लो सेम साइज की इमेज बन रही है तो अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव को साइड में रख दूं, सो दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड कि भैया अगर मान लो सेम साइज की इमेज बन रही है तो ये दोनों कट गए, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अगर एनलार्ज्ड इमेज बन रही है तो हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा होगी, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो गया। और अगर डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो हाइट ऑफ द इमेज छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से कम हो गया। मैग्नीट्यूड तो सॉर्टेड है, और ये चीज को मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ क्योंकि तुम लोगों को ऑब्वियस चीजें भी कभी कभी, that if I talk just in the terms of the magnification, the magnitude of the magnification, गौर फरमाइएगा, if I just talk about the magnitude of the magnification, तो देखिएगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज, इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज। इमेज, नोट मेकिंग मत करना, पत्थर मार दूंगी तुम्हारे। इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज। अगर मान लो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ द इमेज बड़ी है, मतलब एनलार्ज्ड इमेज बन रही है ना। और मान लो अगर मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 1 से कम है तो ऑब्वियस ही बात है डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है। बात बस ये है कि चलो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस समझना इजी है, लेकिन बात अब यहाँ पर ये आती है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्निफिकेशन बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब नेगेटिव मैग्निफिकेशन है तो मान के चलो रियल ऑब्जेक्ट ने एक रियल इमेज बनाई है, और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मान के चलो कि रियल ऑब्जेक्ट ने एक वर्चुअल इमेज बनाई है। इज दिस थिंग क्लियर? बताओ फटाफट से। ठीक है, अब इसको ना रिपीट करती हूँ मैं, क्योंकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस तब आएगा जब एक्चुअली में तुम लोग इस चीज को अप्लाई कर पाओ। जैसे कि लेट मी गिव यू 6 क्वेश्चंस। तो मैंने तुम लोगों को बोला है कि मैंने तुम लोगों को 6 केसेस दे दिए कि 6 इमेज फॉर्म हो रही है, और जो इमेज फॉर्म हो रही है उसके लिए मैग्निफिकेशन ये है। तो बताओ किस तरीके का मिरर बना रहा है वो इमेज। जैसे कि सबसे पहले देखना, मैंने तुम्हें सब पहला क्वेश्चन ये दिया कि भैया मैग्निफिकेशन +0.6 है,
तो पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट ने एक वर्चुअल इमेज बनाई है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज तीनों के तीनों मिरर्स बना सकते हैं। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से कम है, इसका मतलब जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड इमेज। तो तुम बताओ, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज तुम लोगों को कहां पर देखने को मिलती है? देर इज ओनली वन मिरर, देर आर नॉट मल्टीपल मिरर्स। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज अपना प्लेन मिरर भी बनाता है, सेम साइज की होती है। कॉन्केव मिरर भी बनाता है, एनलार्ज्ड होती है। लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज बन रही है जो डिमिनिश्ड है, तो एक ही तरीके का मिरर है जो ये काम कर सकता है, और वो मेरे पास क्या आ गया? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट सवाल का जवाब आप देंगे कि अगर मान लो एक मिरर ने इतनी मैग्निफिकेशन शो की है, तो ये कौन सा मिरर है? हाँ जी, कॉनकेव है, देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या? रियल ऑब्जेक्ट ने एक रियल इमेज बनाई है, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाने वाला तो एक ही मिरर है, मुझे और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी ना तो प्लेन मिरर बनाएगा, ना ही कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। मुझे और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आ गया मेरे पास कॉनकेव, सीधा आ गया मेरे पास कॉनकेव मिरर, है ना। यहाँ पर कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की एक मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की एक सेम साइज्ड इमेज बना रहा है, यहाँ पर हमारा कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की एक ऐसी रियल इमेज बना रहा है जो डिमिनिश्ड है। ये चीज मान के चलना, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा हुआ है कि कौन सा मिरर है ना। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मुझे सिर्फ कॉनकेव मिरर ही दे सकता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन के नेगेटिव होने का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनी है ना। अब +1 वाला बताओ कि अगर मान लो मुझे इतने की मैग्निफिकेशन मिल रही है, तो कैसा मिरर है ये? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, तो तीनों तरीके के मिरर्स बना सकते हैं ये। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब क्या? हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की इमेज बन रही है। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तीनों बनाते हैं। प्लेन मिरर बनाएगा तो सेम साइज की बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा तो एनलार्ज्ड बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा तो डिमिनिश्ड बनाएगा। तो ये किस तरीके का मिरर हो गया? किस तरीके का मिरर हो गया? प्लेन मिरर। वेरी गुड। अब ई का आंसर दो, ई देखो और उसका आंसर दो कि अगर मान लो एक मिरर इतने की मैग्निफिकेशन दे रहा है, तो वो कौन सा मिरर है? हाँ जी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, देख लेते हैं। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, तीनों तरीके के मिरर ये बना सकते हैं। तो अब मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर जा रही हूँ, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से ज्यादा है, इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है। तो भैया रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तीनों बनाते हैं, ये कितनी बार रिपीट करूं? प्लेन मिरर सेम साइज की बनाते हैं, कॉनकेव मिरर एनलार्ज्ड बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड बनाता है। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल रही है जो एनलार्ज्ड है, तो एक ही तरीके का मिरर है जो ये काम कर सकता है, जो हमारा कौन सा आ गया? कॉनकेव मिरर। सारू, एक बार जरा सा देखिए, ये 6 बार रिपीट कर दिया मैंने, और अब मैं रिपीटेशन दूंगी पीवाईक्यू की हेल्प से, लेकिन वो तुम सॉल्व करोगे। क्या छे, क्या छे, क्या छे? ये बताओ, 2016 का क्वेश्चन है, बताओ जी। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है,
उससे एसोसिएटेड तुम लोगों को मैच करना है, मिरर इमेज सब। हमेशा रियल ऑब्जेक्ट लोगे अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड अदरवाइज। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया -2 की मैग्निफिकेशन। नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है, एक ही मिरर है जो ये करने में सक्षम है, जो कि आ गया मेरे पास कॉनकेव मिरर। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है तो इसका आर भी जा सकता है, तो ए का आ गया क्यू और आर, ऑप्शन नंबर सी। और कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपन कर लेंगे, है ना, डिस्कशन हो जाएगा, ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा। मैग्निफिकेशन -1/2, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? रियल ऑब्जेक्ट ने रियल इमेज बनाई है, हमारे सिर्फ कॉनकेव दादा ये करने में सक्षम है ना। और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है, तो यहाँ पर रियल इमेज आ गई। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो एम का भी क्यू और आर है, सॉरी बी का भी क्यू और आर है। फिर बाद में अगर मान लो मैं मैग्निफिकेशन +2 पे जाऊं, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है मतलब रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है मतलब रियल ऑब्जेक्ट की जो ये वर्चुअल इमेज बनी है वो मैग्निफाइड है। अगेन ये सिर्फ हमारे कॉनकेव दादा, यार कॉनकेव मिरर को बड़ा वो किया जा रहा है, फिर बड़े काम भी कर देता है ना कॉनकेव मिरर, ये देख लो। और अब मान लो अगर मैं लास्ट पॉइंट के ऊपर जाऊं, तो मैग्निफिकेशन +1/2 है। पॉजिटिव का मतलब रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी है ना, तो एक तो आ गया वर्चुअल इमेज। दूसरा मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से कम है मतलब ये जो वर्चुअल इमेज बनी है वो डिमिनिश्ड है, तो डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। देखो ठीक है, एक ऑप्शन से ही हो गया, लेकिन अपन तो डिटेलिंग में कर रहे हैं ना, हम जल्दबाजी में थोड़ी कर रहे हैं, तो कर लिया डिस्कस, क्या जाता है। अब ना मैं तुम लोगों को 2 फॉर्मूलाज डिराइव करवाऊंगी, वो फॉर्मूला तुम लोग जीवन में कभी भी याद नहीं रखोगे, जीवन में कभी मत याद रखना ये फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस को रिलेट कर रहा हूं, और दूसरा जो मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट कर रहा हूं। और ये फॉर्मूला मैं क्यों करवा रही हूँ ना, कि काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर तुम्हें बोल दिया जाएगा कि भैया ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो अगर हमें इतनी मैग्निफिकेशन मिल रही है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। तो ये वाला फॉर्मूला बड़े आसानी से इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंच सकते हो। या फिर तुम लोगों को ये भी दिया जा सकता है कि भैया एक ऐसा मिरर है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, हम लोगों को इमेज इतनी मैग्निफिकेशन की मिल गई, तो बताओ इमेज डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। तो ये जो अभी मैं 2 फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ, नेवर एवर 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 मेमोराइज। डिराइव करना बहुत ही ज्यादा इजी है, 15 सेकंड में कर सकते हो, 20 सेकंड में कर सकते हो, 30 सेकंड में कर सकते हो। व्हाट डू यू हैव टू डू? सबसे पहले मिरर इक्वेशन लिख दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, मिरर इक्वेशन लिख दी। अब तुम लोगों को क्या करना है ना, तुम देखो, तुम लोगों को रिलेशनशिप चाहिए वी एफ और एम के बीच में, है ना। तो तुम लोग यू को गायब करना चाहते हो, यू को गायब करना चाहते हो, तो अगर तुम लोग यू को गायब करना चाहते हो तो मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल यू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यू आ जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर, तो तुम ऐसा याद रखो कि अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहती हूँ वी एफ और एम के बीच में, तो यहाँ पर मिरर इक्वेशन को वी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर वी तुम्हारे इक्वेशन में आएगा तो तुम्हें चलेगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया v बाई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाई यू। v बाई यू इज एसोसिएटेड विद द मैग्निफिकेशन, उसको एक साइड पे रख लो, तो v बाई यू की वैल्यू आ गई v बाई एफ -1, बोले तो v माइनस एफ बाई एफ। तो अब यहां से तुम लोग देख लो कि अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा मैग्निफिकेशन बन जाएगा, तो इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। दिस इज द फॉर्मूला।
कि तुम लोगों को यहाँ पर रिलेशनशिप वी एफ और एम के बीच में निकालना था, मिरर इक्वेशन को वी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब देखो ना, तुम लोग ये कर क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हें मैग्निफिकेशन चाहिए। सो मैग्निफिकेशन इज एसोसिएटेड विद द रेशियो ऑफ वी बाई यू ना, तो उसको तुम लोग एक साइड के ऊपर ले गए, तो तुम्हारे पास दूसरी साइड पे ये इक्वेशन आ गई, है ना, दूसरी साइड पे तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब v बाई यू मैग्निफिकेशन नहीं है मिरर्स के सिनारियो में, माइनस v बाई यू मैग्निफिकेशन है मिरर्स के सिनारियो में। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, तो नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला आ गया। उसी तरीके से अब मान लो तुम लोगों को रिलेशनशिप निकालना है यू एफ और एम के बीच में, तो यू एफ और एम के बीच में निकालना है। अब तुम क्या करोगे, यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारे पास आ गया u बाई एफ इज इक्वल टू यू बाई वी प्लस वन। तो ये तुम्हारे पास u बाई वी की वैल्यू कितनी आ गई, u बाई एफ माइनस वन, बोले तो u माइनस एफ बाई एफ। तो बस इसको मैग्निफिकेशन में कन्वर्ट करो ना, इनवर्स कर दो और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, इनवर्स कर दिया और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक तो इनवर्स कर दिया और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारे पास ये क्या आया, तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आ गई f बाई एफ माइनस यू। सारू, दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। नेवर मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ऑलवेज डिराइव इट। ठीक है, देख लीजिए, जो कुछ भी है लिख दिया है भाई, है ना, सारा लिख दिया है तुम्हारे सामने। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जहां पर हम लोग एक्चुअली में इनको अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने तुम्हें बोला एक ऑब्जेक्ट का हाइट है 2.5 सेंटीमीटर्स। अब ध्यान दे लेना, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस, ऑल्दो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और तुम कम सिली मिस्टेक करो, चाहे वो साइन कन्वेंशन में हो या फिर किसी और वे में। पे अटेंशन। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, उसको मैंने 1 मीटर दूर रख दिया एक कॉन्वेक्स मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू इतनी है, मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। तो हमेशा तुम्हारे पहले दो स्टेप्स, बताऊं बच्चों क्या होने चाहिए, तुम्हारे हमेशा पहले दो स्टेप्स होने चाहिए, एक रफ डायग्राम बन जाए और बुलेटिन पॉइंट्स लिख दो। तो अगर मान लो मैं रफ डायग्राम बना दूं, तो ये मेरे पास इस तरीके से मिरर है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर्स, और मैंने यहाँ पर इसके आगे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, कितने डिस्टेंस के ऊपर, 1 मीटर अवे, 100 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब मैं बुलेटिन पॉइंट्स लिख देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो बच्चों मेरे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है विच इज पॉजिटिव 2.5 सेंटीमीटर। एक मेरे पास u की वैल्यू है, u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, नेगेटिव 100 सेंटीमीटर्स। एक मेरे पास फोकल लेंथ की वैल्यू है पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर्स, मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। सो दिस इज वेयर यू विल डिराइव दिस फॉर्मूला एंड देन अप्लाई इट। कैसे इक्वेशन से बात करनी है मैंने तुम्हें बता दिया है, कि इक्वेशन लिखो, कि मैंने इक्वेशन लिख दी कि भैया मैग्निफिकेशन मुझे निकालना है, एफ और यू मेरे पास है, बात खत्म। तो मैग्निफिकेशन आ गया एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। अब इस इक्वेशन से बात करूं, तो तुमने इस इक्वेशन से बात करी, तुमने बोला कि दीदी दीदी हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इक्वेशन बोलेगी ठीक है, मैग्निफिकेशन को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के अंदर डाल दो। तो तुमने वही किया, मैग्निफिकेशन बिल्कुल नहीं छेड़ा और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में डाल दिया। तो सबको मैं सेंटीमीटर्स में कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 20, ये मेरे पास आ गया जी 20, ये मेरे पास आ गया -100। सो दिस बिकम्स 20 डिवाइडेड बाय 120, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 1/6। समझ रहे हो? rather than solving the question in two or three steps, derive this equation that directly links object distance with magnification and the focal length, and then just talk with the equation and solve. next question तुम solve करना। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि जो इमेज बनी है ना कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू इतनी है, इट इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा तो ट्विस्ट मैं भी डालूंगी, मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन क्या है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ दे दी गई है तुम्हें,
मैग्निफिकेशन का हिंट दे दिया कि कॉन्वेक्स मिरर ने इमेज बनाई है जिसका साइज क्वार्टर है, क्वार्टर बोले तो 1/4। तो अब जरा सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, यू सॉल्व इट, आप सॉल्व करो। -90 सेंटीमीटर देख लेते हैं। तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज ही बनाता है ना? तो एक तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और दूसरा इन्होंने बोला हुआ है कि जो इमेज बन रही है वो 1/4 बन रही है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1/4 होगा। अब लिख दो बुलेटिन पॉइंट्स क्या क्या तुम्हारे पास है। तो एक तो तुम्हारे पास फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर्स। और एक तुम्हारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ गई पॉजिटिव 1/4, और यू तुम्हें निकालना है। तो ज्यादा भटकना नहीं है, तीनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमेशा वो रिलेशनशिप से सॉल्व करोगे, जल्दी आंसर आएगा, कम सिली मिस्टेक से भी आंसर आएगा। तो मैग्निफिकेशन आ गया तुम्हारे पास f डिवाइडेड बाय f माइनस यू, दिस इज द फॉर्मूला। अब तुम लोग इस इक्वेशन से बात करोगे, तुम बोलोगे इक्वेशन इक्वेशन हमें u जानना है। तो इक्वेशन बोलेगी कि ठीक है, फिर u को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में डाल दो। तो ये तुम्हारे पास आ गया 1/4, ये वाली वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 30, ये वाली वैल्यू आ गई 30। फोकल लेंथ को मैंने सेंटीमीटर्स में पुट किया है, तो यू भी मेरे पास सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, यू को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो मेरे पास आ गया 1/4 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 30 माइनस यू, यू की वैल्यू आ गई -90 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से उसके आगे 90 सेंटीमीटर्स पे रखा हुआ है। या देखो प्रियांशी, प्लीज ध्यान दो क्लास में। दूसरा क्वेश्चन है, जो तुम्हारा डाउट है तीसरे क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना। सो द क्वेश्चन इज, तुम सॉल्व करोगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, और अगर मान लो हम 3 की मैग्निफिकेशन चाहते हैं एक रियल इमेज के लिए। बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, तो तुम उसके आगे ऑब्जेक्ट को कहां पर रखो सच दैट तुम्हें एक रियल इमेज मिले 3 के मैग्निफिकेशन की। कीजिए सॉल्व, repetition but only with the help of questions.
देख लेते तो मुझे एक जगह ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, ऑब्वियसली बात है, मेरा रियल ऑब्जेक्ट है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए मुझे 3 की मैग्निफिकेशन चाहिए फॉर अ रियल इमेज। तो एक तो इन्होंने दे दिया कि भैया मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए। अब ये हम लोगों ने कितना डिस्कस कर लिया, कितने रिपीटेशन हो गए कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में जाएगा। तो अब अगर मैं बुलेटिन पॉइंट्स लिख दूं तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया यहाँ पर -3। कॉन्केव मिरर है, नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर्स। और अब मुझे यू निकालना है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखूं। तो डायरेक्ट इक्वेशन है, उसकी हेल्प लीजिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। मैंने इस इक्वेशन से बात करी, मैंने इस इक्वेशन को बोला कि इक्वेशन तुझसे ना यू चाहिए, तो इक्वेशन बोलेगी यू को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में डाल दो। मैंने बोला ओके जनाब, तो ये मेरे पास आ गया -3। फोकल लेंथ को सेंटीमीटर्स में लिख रही हूँ तो आंसर भी सेंटीमीटर्स में आएगा, -15। तो जी ये क्या बना, ये मेरे पास बना -3 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -15 प्लस यू। नेगेटिव नेगेटिव गयो, ये आ गया तुम्हारे पास 5, तुम्हारे पास आ गया -5 इज इक्वल टू 15 प्लस यू। यू की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई -20 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसके आगे एक ऑब्जेक्ट को रखिए 20 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे। 3 रिपीटेशन हो गए, 3 रिपीटेशन हो गए। आखिरी रिपीटेशन, क्वेश्चन ये है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeters, of focal length 20 centimeters to have a magnification of 6 for a virtual image, 5 for a virtual image. सिर घूमे चक्कर खाए, दिल से टक्कर खाए, कि मैं खोया कि तुम खोए। आँखों से ये क्या हो गया। पनघट पे नाचे नाचे रे नाचे मधुबाला। बताओ जल्दी बताओ। -16 देख लेते हैं। तो इन्होंने कुछ कुछ हिंट दिए हुए हैं कि भैया जो मैग्निफिकेशन है ना 5 की मिलेगी, मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 5 रहेगा और यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 5 का रहेगा। दूसरा तुम खुद देखो ना कि अगर रियल ऑब्जेक्ट एक वर्चुअल इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब अगर मैं बुलेटिन पॉइंट्स लिख दूं कि भैया मैग्निफिकेशन तो मेरे पास आ गया +5, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ मेरे पास आ गई नेगेटिव में, -20 सेंटीमीटर्स, यू निकालना है। कंटाल गई बस, अब और क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके ऊपर। तो मैग्निफिकेशन आ गया f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। देखो f डिवाइडेड बाय f माइनस यू, मैंने इस इक्वेशन से बात की। मैंने बोला कि इक्वेशन यार देखो यार बड़े थक गए हैं, सुनो यार तुम u की वैल्यू बता दोगी। इक्वेशन बोली हाँ बता दूंगी, तो u को बिल्कुल मत छेड़ो और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में पुट कर दो। तो ये तुम्हारे पास आ गया 5, ये तुम्हारे पास आ गया -20, ये तुम्हारे पास आ गया -20। फोकल लेंथ को सेंटीमीटर्स में पुट कर दिया, u सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आया, ये तुम्हारे पास आया 1 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 20 प्लस यू है ना। तुम्हारे पास आ गया 20 प्लस यू इज इक्वल टू 4। यू की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, -16 सेंटीमीटर्स। मतलब अगर ये तुम्हारे पास इस तरीके से कॉनकेव मिरर है, तुम लोगों को ऑब्जेक्ट को इसके आगे 16 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर रखना है।
नो, मुझे तो ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं मुझे। रुको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो गए। अब तुम लोगों को लेट अस टेक अ 2 मिनट ब्रेक। ओआरएस पी के आती हूँ मैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट मी हैव सम ओआरएस एंड कम बैक। पेट में ऐसे दही सी बन जाएगी। अभी कॉफी पी है और अभी ओआरएस नहीं था तो मैं मॉन्स्टर लेके आई हूँ। दिस इज रेस्ट वेस्ट तो होता जाएगा। ये कैसा टेस्ट है?
दी प्रॉब्लम तो नहीं होगी इस मिक्स से, क्लास के बाद ही होगी प्रॉब्लम, होगी तो क्लास के बाद प्रॉब्लम संभाली जाएगी, क्लास में दिक्कत तो नहीं संभाली जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो अपना यहाँ पर इस तरीके से एक ये क्वेश्चन आता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से एक मिरर है, ठीक है, एक पीवाई क्यू है इसके ऊपर, तो तुम्हें बोला गया है कि मान लो अगर इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे गिर रही है इस प्लेन मिरर के ऊपर, और अब मैं प्लेन मिरर को रोटेट कर दूं थीटा के एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से घूमेगी वो तुम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कभी भी याद नहीं करना होता, बड़े आराम से तुम लोग डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। कंक्लूजन अगर याद करना है तो तुम लोग याद भी रख सकते हो, डिमोटिवेट मत करो बच्चों मुझे, ठीक है। मैं इधर ये बोल रही हूँ कि यार मतलब क्लास में क्लास लगा लेते हैं, तुम बार बार बोल रहे हो कि दी रेस्ट ले लो रेस्ट ले लो, बड़ा डिमोटिवेशन सा हो जाएगा। आई नो ये तुम्हारे गुड विशेस हैं जिसकी वजह से तुम लोग ये बोल रहे हो, बट पत्थर मार दूंगे ठीक है, चुपचाप यहाँ पर ये देखो। सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग, कि मेरे पास ना इस तरीके से एक, ध्यान से सुनना दोबारा से, मेरे पास इस तरीके से एक इंसिडेंट रे गिरी, ये मेरे पास इस तरीके से इंसिडेंट रे है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अब मान लो अगर मैं प्लेन मिरर को थीटा के एंगल से घुमा दूं, तो जो पहले रिफ्लेक्टेड रे थी और बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में क्या एंगल है। तो कंक्लूजन याद करना चाहो तुम लोग याद रख सकते हो, लेकिन एक बार अपन क्लास में डिराइव कर देते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो इंसिडेंट रे है ना वो इस तरीके से आई के एंगल के ऊपर गिरी है। अब ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत, ध्यान दीजिएगा, हमें अच्छे से पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो पहले जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, जब तक मैंने प्लेन मिरर को नहीं घुमाया था, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर आई के इंसिडेंट रे अगर आई के एंगल के ऊपर आई थी, तो हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी इस तरीके से आई के एंगल के ऊपर चली जाएगी, है ना। ये तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं प्लेन मिरर को थीटा के एंगल से घुमा दूं, है ना, तो अगर मान लो मैंने प्लेन मिरर को अगर मैं थीटा के एंगल से घुमा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अब ये जो इंसिडेंट रे है ऐसे गिर रही है, इंसिडेंट रे बिल्कुल सेम है। देखो अब ये जो मेरे पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे बच्चों ऐसे गिर रही है, देखिए हमारी अब ये जो इंसिडेंट रे है कुछ इस तरीके से गिरेगी। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर मान लो मैंने, समझो कि अगर मान लो मैंने प्लेन मिरर को अगर थीटा के एंगल से घुमाया है, तो इसका जो ये परपेंडिकुलर है वो भी तो थीटा के एंगल से घुमा होगा ना। कि मान लो अगर पहले ये जो इंसिडेंट रे है इस परपेंडिकुलर से आई का एंगल बना रही थी, अब इंसिडेंट रे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बात ये है कि मैंने प्लेन मिरर को थीटा के एंगल से घुमा दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फिर थीटा के एंगल से बढ़ना चाहिए ना। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया आई प्लस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ पर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वो आई प्लस थीटा के एंगल से जाएगी, जितने एंगल के ऊपर गिरी है हमारी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बिल्कुल उतने ही एंगल के ऊपर जाएगी, विच इज इक्वल टू आई प्लस थीटा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर ये है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से घूम रही है। तो तुम देखो पहले रिफ्लेक्टेड रे ये वाली लाइन के ऊपर थी, बाद में जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों वो ये वाली लाइन के ऊपर है, बाद में जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो देखो वो ये वाली लाइन के ऊपर है। तो ये वाला जो एंगल है ना वो 2 थीटा आता है, दिस एंगल इज इक्वल टू 2 थीटा। इन अगर मान लो मुझे एक्सप्लेन करना हो किस तरीके से, तो देखो ये मेरे पास आई प्लस थीटा आया, तो ये मेरे पास 90 माइनस आई माइनस थीटा आया, है ना। ये मेरे पास 90 माइनस आई माइनस थीटा आया, ये मेरे पास 2 आई आया,
ये मेरे पास 2i आया, ठीक है। तो अगर मान लो ये मेरे पास एंगल 2i आया, ओ यार दिमाग की काम नहीं कर रहा है, रुको, इसको मैथमेटिकली क्यों ही करना, इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास ये जो सेम इंसिडेंट रे है, पहले ये वाले प्लेन एंगल के ऊपर गिर रही थी, तब मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई थी। अब मेरे पास इंसिडेंट रे सेम है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो मेरा प्लेन मिरर है इसको थीटा के एंगल से घुमा दिया, तो ये वाली जो लाइन है वो भी थीटा के एंगल से घूम गई। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो मेरे पास आई आना था, अब वो मेरे पास आई प्लस थीटा है। तो अब तुम इसको ऐसे लॉजिकली सोचो कि पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, कितने एंगल से डेविएट हो रही है। तो तुम दो चीजें देखो, एक तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा से बढ़ गया है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग जिस एक्सिस से डिफाइन कर रहे हैं या फिर जिस प्लेन से डिफाइन कर रहे हैं वो भी थीटा के एंगल से घूम गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर जो यहाँ पर डेविएशन है 2 थीटा का होना चाहिए। दोबारा से सुनो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जब मैं प्लेन मिरर को थीटा के एंगल से घुमाती हूँ, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा इस तरीके से थीटा से बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमारा थीटा से बढ़ गया, लेकिन तुम ये भी देखो कि हम लोग जिस लाइन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं वो भी थीटा से घूमी है, वो भी थीटा से घूमी है। मतलब यहाँ पर फर्क 2 थीटा का आया है ना, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो थीटा से बढ़ गया। और दूसरी चीज यहां पर ये आ जाती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डेविएट्स बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। समझे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक तो थीटा से बढ़ गया, और जिस लाइन से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं वो भी थीटा से घूमा है। तुम देखो, ये वाली सेंस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा से बढ़ा, और जिस लाइन से मैं मेजर कर रही हूँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, वो भी इस डायरेक्शन में थीटा से घूमा है। तो चेंज कितने का आ गया, 2 थीटा का। ठीक है, ये याद रखना, ये आ गया। और कुछ जो एडिशनल पॉइंट्स हैं बच्चों, वो भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, फिर हमारे मिरर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, 2 पॉइंट्स हैं। और पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पर ये है कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक इंसान खड़ा हो, और इस इंसान की हाइट है कैपिटल एच, ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर इस तरीके से मिरर है। मान लो दिस इज द हाइट ऑफ द मिरर। तो ये चीज याद रखना, दैट द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द मैन कैन व्यू द फुल इमेज ऑफ हिमसेल्फ। क्या बोला है मैंने? the height of the mirror, the height of the mirror, the height of the mirror for which a man can view, a man standing in front of the plane mirror, standing in front of the plane mirror, in front of the plane mirror, can view his full image, can view his full image is equal to height of the man divided by 2। इसका मतलब समझो कि अगर मान लो मैं 20 सेंटीमीटर की हूँ, ठीक है, इतना छोटा सा मिरर है, तो इतने छोटे से मिरर में मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगी, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा बिल्कुल एडी से लेके चोटी तक मैं नहीं देख पाऊंगी। तो अगर मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है और मैं चाहती हूँ कि उस प्लेन मिरर में मैं अपने आप को पूरा का पूरा देख पाऊँ, तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर की हूँ, तो जो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर होना चाहिए ताकि मैं अपने आप को पूरा का पूरा देख पाऊँ, वो 10 सेंटीमीटर है। समझे? हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास ए पॉइंट, ये बच्चों याद रखने वाला है।
अब बी पॉइंट देखना, बी पॉइंट में मेरे पास ये है कि मान लो बच्चों अगर मेरे पास इस तरीके से प्लेन मिरर है, ये HOTS वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस, ऊपर वाला तो याद रखने वाले हैं और अब जो पॉइंट्स हैं वो समझने वाले हैं। कि मान लो अगर मेरे पास प्लेन मिरर है, डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मान लो किसी वेलोसिटी के साथ प्लेन मिरर के पास आ रहा है, तो क्या मैं बोल दूं कि हमारी जो इमेज है वो भी प्लेन मिरर की तरफ उतनी ही वेलोसिटी से आएगी? प्लेन मिरर है कि मान लो अगर एक प्लेन मिरर की तरफ तुम लोग 3 मीटर पर सेकेंड से भाग के जाते हो, तो तुम्हारी जो इमेज है ना मिरर के पीछे, वो भी मिरर के पास आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। कैन आई से दैट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? कैन आई से कि प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं मिरर से, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भागता भागता प्लेन मिरर के पास आ रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इमेज भी उतनी वेलोसिटी से प्लेन मिरर के पास आएगी। ठीक है ये, और फिर बाद में हमारे पास आ जाता है सी पॉइंट, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक कॉनकेव मिरर के बारे में। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर को लूं, ध्यान दीजिएगा, मान लो मैंने इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर ले लिया एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मान लो ये मेरे पास इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर है और मान लो इसका जो फोकस है वो यहाँ पर है। तो बच्चों हम लोगों ने जब कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कशन किया था ना, अगर तुम लोगों को याद हो कि जब तक मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता है ना, समझो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भैया देखो, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगा, तब तक मेरी जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक जाएगी। डज दिस मेक सेंस? कि दी ये तो मतलब बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है, इमेज फोकस के ऊपर है, और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जाती हूँ तो जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती है। तो जब तक मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेके जा रही हूँ, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था इमेज यहाँ पर बनी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है इमेज यहाँ पर बनी। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब तक मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रहा है, हमारी जो इमेज है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है। सो व्हाट आई कैन से इज, आई कैन से कि भैया जब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, या फिर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द इमेज। कि जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आया है, हमारी इमेज से फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक गई है। तो जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच में ट्रैवल कर रहा है, तब तक के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी इमेज की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। वैसे ही तुम देखो, अब की बार मान लो मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक लेके जाऊं, कि अब की बार मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक ले गई, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था इमेज यहां पर थी, जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज हमारी इंफिनिटी के ऊपर है। तो मैं बोल दूंगी कि जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक जाता है, हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी तक जाती है। ये देखो कि भैया जब जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ना, तो उस दौरान मैं बोल सकती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बहुत कम है इमेज की स्पीड से। देखो एक बार, हाँ जी, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ बच्चों, अब जैसे कि ये दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, अब मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, फिर ये बताओ कहां पर कौन सी वो पोजीशन है जहां पर मैं बोल सकती हूँ दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द इमेज? जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आया, ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा थी।
जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक गया, इमेज की स्पीड ज्यादा हो गई, तो इक्वल कहां पर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं यहां पर बोल सकती हूं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई कैन से एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारी स्पीड ऑब्जेक्ट की है वही हमारी स्पीड इमेज की होगी। अब अगर बच्चों तुम लोग इतने शाणे हो तो एक बार जरा सा डी पॉइंट भी बता देना। अब एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पर तो अपन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल तक ही लेके आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो अपन कुछ कर नहीं सकते। ये देखना, ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसका पोल यहां पर है, ठीक है, जिसका पोल यहां पर है। दिस शुड बी जेन्युइन कि भैया देखो जब तक हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है, तो मैं बोल सकती हूँ कि भैया देखो जब तक हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल तक जाता है ना, हमारी इमेज हमेशा फोकस से पोल तक जाएगी। क्योंकि जब देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, इमेज यहां पर बन रही है, फिर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी यहां पर हो, इमेज यहां पर ये वाली रीजन में बनेगी। तो मैं बोल सकती हूँ कि जब तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल तक जाता है, कॉन्वेक्स मिरर के सिनेरियो में जो इमेज है फोकस से पोल तक जाती है। तो क्या मैं बोल दूं कि कॉन्वेक्स मिरर के सिनेरियो में द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द इमेज। ये कुछ HOTS जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। बस अब ये मिरर वाला टॉपिक खत्म। बस बच्चों रिफ्रैक्शन वगैरह कल शुरू करेंगे, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, बट ये टॉपिक बीच में नहीं छोड़ सकती थी, मिरर्स और रिफ्लेक्शन वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ताकि एक फ्रेश स्टार्ट ले सकें, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। आज के लिए इतना करते हैं। तुम DPPs वगैरह सॉल्व करो, है ना। आज मैंने तुम लोगों को एक DPP भेजी है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट DPP भी तुम्हें मैं 1-2 घंटे में भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। ओके चलो, अपना ख्याल रखो बच्चों, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।